दोस्तों नमस्कार। एक राज्य में चोरी होती है और जो चोरी करते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी चोरी हुई है। जिन लोगों ने चोरी करी उनको विटनेस ने भी देखा। उन्होंने कहा हाँ जी चोरी हुई है। जहां पे चोरी हुई और चोरी का माल अदला बदली हुआ वहां के डिजिटल फुटप्रिंट भी सामने आ गए। कुछ और एविडेंस सामने आए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद रहे और यहां तक कि उस राजा के मंत्रियों को भी चोरी के आरोप में अदालत ने जेल में भेज दिया। अब यह मुद्दा जब डिटेल में गया तो सबसे पूछा गया कि भाई चोरी क्यों करी। तो सबने ये कहा कि साहब चोरी हमने नहीं करी है, हमने तो राजा के आदेश का पालन किया है। अब उन राजा साहब को जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बुलाया तो उन्होंने कहा जी चोरी हुई ही नहीं। जब चोरी हुई नहीं तो मैं क्यों आऊं। अब सवाल यह है कि जिसने चोरी करी वो कहता है हाँ जी पैसे का लेन देन हुआ। जहां पे लेन देन हुआ वहां के लोगों ने कहा हाँ जी लेन देन हुआ। वहां पे कौन कौन लोग थे ये मोबाइल की लोकेशन से और डिजिटल टावर से सामने आ गया। किस घर में लेन देन हुआ वो राजा के मंत्री का घर था, वहां चोरी पकड़ी गई। लेकिन राजा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चोरी हुई ही नहीं तो मैं क्यों आऊं। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या राजा को कोऑपरेट करना चाहिए या नहीं, और अगर नुकसान राजा के राज्य का ही हुआ है तो इन चोरों को बचाने में राजा का क्या इंटरेस्ट है। सवाल इस बात का है कि जिस राज्य में चोरी होती है, जिस राज्य में भ्रष्टाचार होता है, उसी राज्य के मुखिया को भ्रष्टाचारियों को बचाने में क्यों इतना इंटरेस्ट है। यह है बेसिक सवाल आज की चर्चा का। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों एक मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट में। यह मुद्दा है तमिलनाडु से संबंधित। तमिलनाडु में कुछ जिलों में रेत माफिया ने, जो सैंड माफिया है, उन्होंने इल्लीगल माइनिंग करी। और जब इल्लीगल माइनिंग होती है तो निश्चित रूप से कभी भी कोई इल्लीगल माइनिंग तो इसीलिए करेगा ना कि उस वस्तु की बाजार में जरूरत है, खपत है। अगर उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो माइनिंग क्यों कोई करेगा। और वो इल्लीगल इसलिए है क्योंकि उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, वो परमिशन नहीं ली गई। अगर आप परमिशन लेके माइनिंग करते हैं तो आपको रॉयल्टी जमा करानी पड़ती है। जब आपने इल्लीगल माइनिंग करी है तो आप रॉयल्टी भी नहीं देंगे, क्योंकि जब माइनिंग हुई ही नहीं सरकारी दस्तावेज में तो फिर रॉयल्टी किस बात की। और जब रॉयल्टी नहीं दी गई तो इसका मतलब जितना पैसा कमाया गया वो राज्य सरकार की जो आमदनी थी उसका नुकसान हुआ, राष्ट्र की संपत्ति की लूट हुई और कुछ लोगों ने अपनी जेब में वो पैसा रख लिया। अब बात यह है कि क्या वो व्यक्ति जो माइनिंग कर रहा है, वहां पे ट्रक्स हैं, हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो किसी भी अधिकारी को नहीं दिखी, ना वहां की लोकल पुलिस को दिखी, ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखी। और वो ट्रक भर भर के रेत जब कंस्ट्रक्शन साइट, माइनिंग साइट से कंस्ट्रक्शन साइट पे गई, जहां पे उनकी जरूरत थी वहां भेजी गई, रास्ते में पूरा का पूरा तंत्र सोया हुआ था। और मजे की बात कि जहां माइनिंग हुई वहां तो एविडेंस है कि यहां खुदाई हुई है और माइनिंग हुई है, ये एविडेंस भी सामने है। और बगैर पैसे के तो कोई फ्री में वो माइनिंग करके किसी को ऑफर करेगा नहीं। तो ये भी सामने आ गया कि जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो गैर कानूनी रूप से, उसकी भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो भारत सरकार के कानून के हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल बनता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जाके हाई कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर दिया कि यहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ज्यूरिडिक्शन है। ये माइनिंग जो लॉ है वो स्टेट का है। हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या और कैसे होगा। यहाँ पे एक बाहरी एजेंसी को आके इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। और मजे की बात यह कि एविडेंस है, सब कुछ है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, वहां पे जो कलेक्टर्स हैं,
उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, सम्मन भेजा गया पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत, जिसके तहत केजरीवाल साहब को भी सम्मन भेजा गया, उन्होंने ये कह दिया कि साहब इस सम्मन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये जरूरत ही नहीं है, जब यहां चोरी हुई नहीं तो फिर हमें क्यों बुलाया जा रहा है। ये बात जब हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने उस मुद्दे पे स्टे दे दिया। ईडी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की, सर हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया जा रहा। और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से वकीलों ने यह कहा कि साहब इसमें तो ईडी का कोई रोल ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, इस पूरे घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, व्यवधान डालने के लिए राज्य सरकार का क्या इंटरेस्ट है? राज्य सरकार क्यों नहीं चाहती कि तह तक जाया जाए, सच्चाई सामने आए, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिले। कानून का काम तो गलत चीजों को पकड़ के जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा दिलवाना है। लेकिन राज्य सरकार क्यों डिफेंड कर रही है? राज्य सरकार का क्या स्वार्थ है कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, इंक्वायरी ना हो? तो तमिलनाडु सरकार के वकीलों ने कहा कि साहब वो तो क्रिमिनल नहीं है जिनको बुलाया गया है। तो ईडी का ये कहना था कि हमने उनको क्रिमिनल की हैसियत से नहीं बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें उनसे कुछ जानकारी चाहिए, इसलिए बुलाया गया है। इस पे भी तमिलनाडु सरकार को एतराज था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को दोबारा दोहराया कि आप ईडी की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके राज्य में चोरी हुई है और उससे राज्य का नुकसान हुआ है तो राज्य सरकार को तो इनफैक्ट कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार डिफेंड क्यों कर रही है? यही का यही मुद्दा दिल्ली पे लागू होता है। लीकर घोटाला हुआ, केजरीवाल साहब कहते हैं जी नहीं हुआ। जिन लोगों ने पैसे दिए वो लोग जेल में हैं, उन्होंने कबूल किया कि हाँ जी पैसे दिए गए, केजरीवाल साहब कहते नहीं दिए गए। किसको दिए गए वो लोग भी अरेस्ट हो गए, उन्होंने भी कबूल किया हाँ जी पैसे लिए। कहां लिए? उनके मुख्य नेता के यहां पे, उसके डिजिटल एविडेंस मिल गए। केजरीवाल साहब कहते हैं जी चोरी हुई नहीं, ये सब फर्जी केस है। इनके मंत्री जिन्होंने उस चोरी में हिस्सेदारी करी और एविडेंस के बेस पे जब वो मुद्दा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया तो दोनों कोर्ट्स ने कहा कि प्राइमे फेसे ये लगता है कि घपला हुआ है, इसीलिए हम इनको बेल नहीं देते। उन्होंने उनको वापस जेल भेज दिया। फिर भी राज्य के मुखिया ये बोलते हैं जी घपला हुआ ही नहीं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुकदमे में फर्जी एविडेंस के बेस पे इस राजा के मंत्रियों को जेल भेज दिया। जब इस राजा को बुलाया गया कि चलिए आप आके अपना वर्जन ऑफ स्टोरी बताइए कि हुआ क्या था, तो राजा साहब ये बोलते हैं कि मेरे को जाना ही नहीं, क्योंकि जब चोरी हुई नहीं तो मैं क्यों जाऊं। जहां तक बात है कोऑपरेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, तो उनका यह कहना है कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया? क्या मुख्यमंत्री की हैसियत से, या अपराधी की हैसियत से, पार्टी कन्वीनर की हैसियत से? आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया? जब ईडी ने कहा कि कानून में यह कहा गया है कि हम किसी को भी बुला सकते हैं और आपको कोऑपरेट करना होगा, तो इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। और बाद में जब ईडी कोर्ट गई कि साहब ये सम्मन को बार बार दरकिनार कर रहे हैं, तो कोर्ट ने इस बात को माना कि केजरीवाल साहब अक्यूज्ड हैं और उनको कोर्ट में पेशी देनी होगी अपना पक्ष रखने के लिए। तो वहां से इसलिए गायब हो गए ये कह के कि जी अचानक विधानसभा का सत्र आ गया, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब दोस्तों, दिल्ली के कानून के हिसाब से बगैर चीफ मिनिस्टर के कहे विधानसभा का सत्र हो ही नहीं सकता, बजट पेश हो ही नहीं सकता। तो जो अचानक आया, तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल साहब को पता ही नहीं कि विधानसभा का सत्र किसने बुलाया। तो क्या उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहने का अधिकार है, जिसको यही नहीं पता लग रहा कि उनके राज्य में विधानसभा का सत्र कब बुलाया जा रहा है, बजट पेश कब किया जा रहा है? क्योंकि ये तो बगैर चीफ मिनिस्टर के आदेश से हो ही नहीं सकता। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो दिल्ली का है,
उसका अगर शेड्यूल देखते हैं तो उसमें पहला आइटम ही यही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि केजरीवाल साहब ने ये सोच लिया है कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश ये है कि आपको ईडी के, जो तमिलनाडु को उन्होंने आदेश दिया है कि आपको ईडी की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल साहब कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि निचली अदालत ने तो उनको गुनहगार मान लिया, उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को भी गुनहगार मान लिया। सारे एविडेंस, सारे विटनेस, सारे डिजिटल फुटप्रिंट सब बताते हैं कि घपला हुआ है। राज्य का करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। रिश्वत में करीब 338 करोड़ के आसपास की धांधली सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। अब मुद्दा इस बात का है कि ये पैसा गया कहां। तो जब ये पूछा गया कि ये पैसा कहां गया, तो इन्हीं के मंत्रियों ने कहा कि साहब हमें नहीं पता, हम तो चीफ मिनिस्टर के आदेश पे काम कर रहे थे, क्योंकि बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के तो कोई पॉलिसी बन नहीं सकती। और जहां तक बात है पार्टी की, तो जो पार्टी के कन्वीनर हैं उनके आदेश के बगैर तो पार्टी में क्या हो रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कहां जा रहा है, किधर कैसे इन्वेस्ट करना है, ये बगैर कन्वीनर की कंसेंट के हो नहीं सकता। कोइंसिडेंटली दोनों कुर्सियों पे केजरीवाल साहब हैं। तो अब दोस्तों मुद्दा यह है कि क्या केजरीवाल साहब अब बच पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ये तो बताइए कि ईडी के साथ आप कोऑपरेट क्यों नहीं करना चाह रहे, आपका क्या स्वार्थ है। अगर आप बेगुनाह है तो कोऑपरेट करिए, जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो आप दीजिए, आप क्यों नहीं कोऑपरेट करते। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब अगर केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे या लोअर कोर्ट जाएंगे, तो यही सवाल उनसे दोहराया जाएगा कि जब ईडी ने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया है, आप पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, आपको अभी क्रिमिनल घोषित नहीं किया है, अभी तो आपसे पूछताछ होगी। तो जब आपसे पूछताछ होगी, आपसे जानकारी ली जा रही है, तो आप न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। आप तो खुद चीफ मिनिस्टर हैं और आप ही के राज्य का नुकसान हुआ है, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और कौन कौन चोर है उनको पकड़ा जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली की जाए। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद ही इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान डालता है, तो सवाल यह है कि इनका क्या इंटरेस्ट है। इनके राज्य का अगर नुकसान हुआ है, इनका क्या इंटरेस्ट है कि उस नुकसान के तह तक ना पहुंचा जाए। यह सवाल अब केजरीवाल साहब से हर कोर्ट में, हर फोरम पे पूछा जाना चाहिए, चाहे वो पब्लिक एड्रेस कर रहे हों, चाहे वो पत्रकारों के बीच में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी हो। हिंदुस्तान के हर नागरिक का ये अधिकार है, हर पत्रकार का ये अधिकार है, हर जज का ये अधिकार है, हर इंसान जो चाहता है कि न्याय व्यवस्था सही चले, उसका ये अधिकार है पूछना कि केजरीवाल साहब आपका क्या इंटरेस्ट है ईडी की इन्वेस्टिगेशन को रोकने में। अगर केस फर्जी है तो चीज सामने आ जाएगी, अगर कोई गुनाहगार है तो वो भी सामने आ जाएगा। आप तो कोऑपरेट करिए, आप क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे। और जब ये मुद्दा पूरी तरह से हर लेवल पे पहुंच चुका है, ट्रायल कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो सारे जजेस की निगाह है, सारे देश की निगाह है। आप क्यों चिंतित हैं। अगर कुछ गलत होगा तो भारत की न्याय प्रणाली न्याय करेगी, आप तो कोऑपरेट करिए। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या केजरीवाल साहब कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि सवाल एक ही है कि कोऑपरेट नहीं करने का क्या कारण है, आपका क्या स्वार्थ है कि आप इन्वेस्टिगेशन में खुद चीफ मिनिस्टर होकर व्यवधान डाल रहे हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया गया है। उम्मीद है आज की चर्चा पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।